नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे की गैर मौजूदगी में बाप और बेटी बहू पर ढाते थे जुल्म। अचानक आए बेटी के बाप को देखकर ससुर के उड़ गए तोते। फिर जो हुआ चलिए सुनते हैं। पवन और सविता एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हैं। उनके 5 बेटी थीं और एक बेटा था। बेटे के चक्कर में 5 बेटियां हो गईं। सविता गर्भपात कराने की कहती तो पवन मना कर देता। तब जाकर एक बेटा हुआ। पवन ने 3 बेटियों की शादी कर दी और 2 बेटी अभी कंवारी थीं। अब शादी की बारी ज्योति की थी। ज्योति के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन कुछ ज्योति को तो कुछ ज्योति के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि ज्योति में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी ज्योति देखने में लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का भी मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान ज्योति के परिवार से भी दबा था, लेकिन बाद में विचार से खानदान ज्योति के पिता पवन को अच्छा लगा। पवन ने लड़के के बारे में जानकारी निकाल ली, शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह थी, लड़का पवन जी को पहली नजर में ही अच्छा लग गया था। लड़के का रंग रूप से जचता और उससे भी ज्यादा उसका हुनर देखकर उनकी तो जैसे नजर ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नजर में जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। मिला जुलाकर तीनों 30 से 35 हजार ले जाते थे, तो घर का खर्चा चलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। पवन जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वह यह थी कि वह अपनी लड़की की शादी पहले अतुल की शादी क्यों कर रहे थे, क्योंकि लड़की अतुल से बड़ी थी। तो उन्होंने बात बात में नेत्रपाल जी से पूछ डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नेत्रपाल जी बोले, नहीं नहीं, आप बोलिए, क्या बात है। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो अतुल से बड़ी है। तो नेत्रपाल जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की मां नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह थी कि एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी, तो घर आंगन भी हरा भरा रहेगा। एक लड़की के पिता को भी उनकी बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी गई। ज्योति और उसकी मां भी रिश्ते से बहुत खुश थे, ये सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, हुआ तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये तो लड़की का अपना भाग्य है। ज्योति की मां और उसके पिताजी ने सोचा, सगाई और शादी के बीच सिर्फ 2 महीने का वक्त था। पवन जी को अब शादी के लिए पैसे का इंतजाम करना था। पवन की आंखें की नींद मानो गायब हो गई थी। देखते देखते 2 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब ज्योति को अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना पड़ा। लेकिन
शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। पवन जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने ज्योति का रिश्ता कहाँ पर कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर उनके घर के ठीक बगल में है। नेत्रपाल जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। बीमारी में भी वह अपनी पत्नी से काम करवाते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का इलाज ना होने के कारण ही उनकी जान चली गई। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए लगे थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज्यादा महत्व दिया। एक बेटी थी, वो भी अपनी माँ से झगड़ती थी और ना ही अपनी माँ की इज्जत करती थी। किसी भी काम को करने की कहती तो उसको गाली देती थी। बेचारी खुद ही नौकरानी की तरह काम करती रहती थी और मन ही मन में घुटती रहती। उसके दिल की सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। हाँ, एक बात तो अच्छी है, वह कि ज्योति बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वह लड़का अतुल बहुत ही भला और नेक है। यह सब सुनकर पवन जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गई कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट गए। बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। यही सब उधेड़बुन में पवन जी चक्कर काट रहे थे। उनकी इतनी बुरी हालत थी, कहते हैं ना, गरम रोटी न उगलनी न सटकनी। बस यही हालात थे पवन जी की। तभी सविता वहां आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात सविता को बताई। एक बार तो सविता भी परेशान हो गई कि अब क्या करें, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वह लड़का ठीक है, तो वह अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यह सब सुनकर सोचकर वह खुशी खुशी बारात के स्वागत की तैयारी में लग गई। सजावट ठीक से हुई या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात के स्वागत में लग गए। सारा दहेज एक तरफ रखा हुआ था। बाराती बार बार आकर दहेज को देख रहे थे। जयमाला के लिए अतुल और ज्योति को स्टेज पर बुलाया गया। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला डाली और सब अपने अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन पवन और सविता बावरे हुए लगे हुए थे कि बारातियों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें लगे हुए थे। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। ज्योति की माँ, बहनें और ज्योति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को भी
निभाना ही था। अगले दिन पग फेरे की रस्म थी तो ज्योति का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लेने। ज्योति की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी अपना सामान रखने लगी और फटाफट तैयार होकर चप्पल पहनी और अपने मायके आ गई, क्योंकि वह तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और कब उसे ले जाए। रास्ते भर भैया से बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब घर आ पहुंची। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की तो लाइन ही लग गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो है ना? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? तू ठीक तो है ना? तुझे किसी चीज की तकलीफ तो नहीं? वगैरह वगैरह। अरे माँ कल रात ही तो गुजरी है वहां, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन से कहा, ठीक है बेटी, पर मैं माँ हूं तो बच्चों की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज्यादा भावुक मत हो और मुझे फटाफट से यह बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना खा लूं, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं है। मेरे मन में पसंद की पकौड़ी, मूली की सब्जी, आलू की सब्जी और मिस्सी रोटी बनाई है। ज्योति ने कहा, वाह माँ जी, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। ज्योति ने खाना खाया ही था कि तभी ज्योति की सहेली आ गई। फिर ज्योति अपनी सहेलियों को ऊपर ले गई और मिठाई खिलाई। सुबह से शाम कब हो गई बातों बातों में पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद अतुल अपने भाई और दोस्तों के साथ ज्योति को लेने आ गया। सविता जी और ज्योति तो इस तरह रोए जा रही थीं जैसे फिर से विदाई हो रही हो। ससुराल में सुबह सुबह ज्योति उठी और ससुराल की पहली रसोई का पूजन किया और ज्योति ने सबके लिए खीर बनाई। लेकिन यह क्या, सुबह के 10 बज गए और फिर रात के 8 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा ही हो गई। अब ज्योति ने अपनी ननद से पूछा, आज काम वाली नहीं आएगी क्या? अब तो उनकी ननद ने यह नहीं बताया कि हमने काम वाली को छोड़ दिया है। पता नहीं बीमार पड़ गई होगी। ज्योति के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा भी नहीं शायद दीदी आएंगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूंगी। अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह टस से मस नहीं हुई। वो चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। ज्योति रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन में यह भी सोच रही थी कि ये आदमी के चेहरे दो कैसे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने
अत्याचार करना शुरू कर दिया। ननद ज्यादातर बदमाश होती हैं, यह तो सुना था, पर ससुर बदमाश हो ऐसा कब होता है। और रही बात अतुल की, वह इन सब से अनजान था, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 15 दिन की छुट्टी ली वह खत्म हो गई थी। इसलिए वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही था। रोज वह इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना नहीं, उसे अपने मायके में फोन भी करने देते। जब भी फोन करने बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दे दो, फोन में बैलेंस नहीं है। अतुल से भी बात करने के लिए फोन नहीं देती थी। इतनी बदतमीज थी मेरी ननद। उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था, और जब फोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जहां भी जाती ननद जासूस बनी खड़ी रहती। इसलिए चाहते हुए भी वह अपनी बात किसी से कह नहीं पाती थी बेचारी। जब भी माँ पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना, वह ऊपरी मन से कह देती, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक हैं। यह कहकर वह फोन रख देती थी। लेकिन माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। इसलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उसने पवन जी से कहा कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप ज्योति को ले आइए। मुझे लग रहा है कि वह बहुत तकलीफ में है। तो ज्योति के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊंगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो ज्योति के पिताजी ने सोचा कि फोन किए बिना ही जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब बातें सोचते हुए वो अपने बेटे के साथ ज्योति के ससुराल जा पहुंचे। सबसे पहले ज्योति की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। ज्योति के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोछा देखकर ज्योति के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज दी और कहा, यह क्या हाल बना दिया है आपने मेरी बेटी का। मेरी फूल जैसी बेटी 2 महीने में मुरझा गई है। आप लोग इससे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसलिए आप इसे जब भी भेजने को कहें कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वह आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है, बाकी सब काम के लिए काम वाली है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का। इतना सब होने के बाद भी नेत्रपाल जी ने अपने निर्लज्जता से बाज नहीं आए और कहा कि काम वाली है, वह
2-3 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। यह सब सुनते ही ज्योति के सब्र का बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चे की तरह रोती बिलखती हुए अपने पिता और अपने भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ, उस दिन से कोलू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फोन पर बात करने बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती हैं। मैं तो अपने दिल की बात भी अतुल को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर अतुल को जो भी कहती या जो भी बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रही, यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलते तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में? रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में? अरे भगवान से डरो पापा जी। बेटे की दर्द व्यथा सुनकर ज्योति के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। नेत्रपाल जी, ये एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेचा नहीं है। उसके बाद पवन ने ज्योति से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि इन बदतमीज और छोटी सोच वाले लोगों के बीच करने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब ज्योति ने कहा कि पापा वह कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे के इंतजार करने के बाद अतुल वापस आया। आते ही अतुल ने अपने ससुर जी और साले साहब को पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए। तब पवन जी ने कहा, यह तो आप अपने पिताजी से पूछिए। तब अतुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या क्या है आपने, आखिर बात क्या है? बात चुपचाप क्यों खड़े हैं, बोलिए। यह क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ, इनका मुंह ही नहीं बोलने का। मेरी बेटी शादी करके आई है, उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर ज्योति पर अत्याचार कर रहे हैं। ज्योति के आते ही उन्होंने कामवाली को भी हटा दिया और जब ज्योति ने पूछा कि कामवाली क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे, कामवाली को हटा दिया है क्योंकि ये एक आदमी का खर्च भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फोन पर बात भी नहीं करने दी और जब कभी हम भी फोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते। यह बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रही, ना इसने आपको कुछ बताया और ना हमें। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 8 बजे निकल जाते हो और रात के 10 बजे घर आते हो
और रविवार को भी आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम ज्योति को ले जाने की बात करते हैं तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, तो आज उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह कहकर बहाने बना देते हैं। यह सब सुनकर अतुल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन को इतना सुनाया कि वह अपने भाई से माफ़ी मांगने लगी। अतुल ने एक फैसला कर लिया कि वह ज्योति को अपने साथ ले जाएगा। आज पवन जी और ज्योति के भाई को भी तसल्ली हो गई कि अब ज्योति बिल्कुल ठीक है और अपने घर खुशी खुशी से चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।